अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट किया था और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करने से पहले हम एक्सरसाइज 1.6 में यूज़ होने वाली डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप एक नई चीज़ देख रहे हैं, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस से तो आप वाकफ़ हैं, लेकिन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं सबसे पहले इनको देख लें कि ये इक्वेशन होती किस तरह की, फिर उसके बाद इन इक्वेशंस का हम देखेंगे सोल्यूशन इनका कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से पहले आप सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन देख लें कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी, कि जो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो, जैसे यहाँ ए बी और सी यूज़ हो रहे हैं, ये कोई कांस्टेंट ये कोई रियल नंबर है, वेयर ए बी सी और नॉन ज़ीरो रियल नंबर, यानी कि ये ज़ीरो के अलावा कोई नंबर है। अगर ज़ीरो इनमें आ रहा है ए बी सी की जगह, तो ये फिर इक्वेशन नहीं रहती, बल्कि वो इक्वेशन ख़त्म हो जाती है। इसलिए ज़ीरो के अलावा कोई नंबर नॉन ज़ीरो रियल नंबर है ए बी सी इज़ नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब इस इक्वेशन में आप देखें कि जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, इसलिए हम इसे कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल। वैसे आप लीनियर इक्वेशन इससे भी वाकिफ़ होंगे, मसलन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसको देखें तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ एक यूज़ हो रहा है एक्स। अब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और ये जो लीनियर इक्वेशन होगी ये इन टू वेरिएबल्स होगी। अब हम देखते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पहले देखिए, इसके बाद है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन है द लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, कि कोई लीनियर इक्वेशन हो उसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाए ए वन वन एक्स ए वन टू वाई इक्वल टू बी वन, ए टू वन एक्स प्लस ए टू टू वाई इक्वल टू बी टू। अब ये इक्वेशंस का सेट लिख दिया है, यानी कि यहाँ हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ये लीनियर इक्वेशन है। अब एक की बजाय हमने दो लीनियर इक्वेशन लिख ली एक ही जगह, दोनों इकट्ठी लीनियर सेट की फॉर्म में। तो इन लीनियर इक्वेशन को हम कहेंगे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो आम अल्फाज में अगर आप इसको याद रखना चाहें कि एक से ज़्यादा जो लीनियर इक्वेशन या सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कहेंगे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और सेट ऑफ, या इस तरह कह सकते हैं सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं, फर्स्ट हम इसको नाम दे सकते हैं और दूसरी ये है। इन दोनों का एक सेट बन गया है, ये जो इक्वेशन ये पूरा सेट बनता है, इस पूरे सेट को हम कहेंगे ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। इसमें भी यहाँ जो हमने ये ए वन वन ए वन टू बी वन ए टू वन ए टू टू बी टू ये जो यूज़ किए हैं ये कोई रियल नंबर हैं। उसके बाद है कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हम जो पढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स या मैट्रिसेस में इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसका तरीका देख लें। ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, इन ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये एक्स और वाई के कोफिशेंट हैं, इन्हें कहेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स एंड वाई। कि पहला मैट्रिक्स आप ऐसा बनाएं कि उस मैट्रिक्स में आप सिर्फ एक्स और वाई के कोफिशेंट लिखें। दोनों इक्वेशन में जो एक्स और वाई के कोफिशेंट यूज़ हो रहे हैं उसको फर्स्ट मैट्रिक्स में लिखेंगे। अब सेकंड मैट्रिक्स इसी के साथ ही लिखेंगे, और वो मैट्रिक्स वो वाला लिखेंगे जो वेरिएबल इन कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ वेरिएबल हमारे पास एक्स और वाई हैं, तो एक्स और वाई को यहाँ इनके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे। इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, के इक्वल टू के इक्वेशन में भी इक्वल टू के दूसरी तरफ जो टर्म होगी कांस्टेंट टर्म होगी, यहाँ मैट्रिक्स में भी आके वही टर्म लिखेंगे बी वन बी टू।
बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ स्टूडेंट, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। एक दफ़ा फिर देख लें, जब भी हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होंगे उनका फर्स्ट मैट्रिक्स बना लेंगे, और सेकंड मैट्रिक्स उसी के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे एक्स और वाई लिखेंगे, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स जो दूसरी तरफ है इक्वल टू के b1 और b2 लिखेंगे। अब अगर हम इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर दोबारा ये आ जाएगा, a11x a12y इक्वल टू b1। अब यहाँ अगर देखें हम इसको एक मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं वेयर ए इक्वल टू, कि ये जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स बनता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई वाला जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे ए का, और ये जो वेरिएबल है एक्स और वाई इसको नाम दे देंगे कैपिटल एक्स का, एक्स इक्वल टू एक्स और वाई एक, और जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है उसको हम नाम दे देंगे बी का, बी इक्वल टू b1 b2। ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और मैट्रिक्स फॉर्म के बाद उनकी रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट को ए कहेंगे, ये जो एक्स और वाई वाले इसको कैपिटल एक्स कहेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें बी कहेंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इनके सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशन होता है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, इस फॉर्म में इक्वेशन दी होती हैं, ये देखें 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, 6x माइनस 4y इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन है इसलिए ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इन टू वेरिएबल्स हैं। अब जैसे हम उसकी जर्नल फॉर्म में हमने यूज़ किया था a11 a12, यहाँ हमारे देखें वही कोफिशिएंट रियल नंबर है 3 2 6 माइनस 4। अब स्टूडेंट सॉल्यूशन के लिए इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बेशुमार मेथड हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे रिलेटेड हमने यहाँ जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो हैं सिर्फ इसके दो ही मेथड हैं। एक मेथड है मैट्रिक्स मेथड और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसके दो नाम हैं, एक ही मेथड के दो नाम हैं। इसे सिंपल मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं या फिर मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड भी शॉर्टकट इसे कहते हैं। और दूसरा मेथड होगा क्रेमर्स रूल। ये दो मेथड स्टूडेंट्स आपने याद रखने, और आज के इस लेक्चर में हम इन दो मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये दोनों मेथड, कि इन दोनों मेथड से इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, और ये जो क्वेश्चन हैं ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर बल्कि हर बार ये मेथड या मैट्रिक्स मेथड से या क्रेमर्स रूल से बोर्ड पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड या इन्वर्स मेथड। तो सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.6 की फर्स्ट यूज़ ली है, और साथ आपके मैट्रिक्स मेथड की भी समझ आ जाएगी और साथ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो जाएगा। उसकी फर्स्ट यूज़ है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, 6x माइनस 4y इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन हैं, सेट ऑफ इक्वेशन हैं, इसलिए ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। इनको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख ली, वही इक्वेशन दोबारा देखे लिख ली। अब जो फर्स्ट स्टेप आपने करना है ये याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कि फर्स्ट स्टेप में इन्हीं इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका बताया है कि एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होंगे उन्हें फर्स्ट मैट्रिक्स में लिखेंगे। जैसे इसका कोफिशिएंट देखें, एक्स का 3 है, 3 यहाँ लिखा, उसके बाद -2 ये लिख लिया, 6 फिर इसके नीचे उसी तरह लिख लिया, और -4 एज इट इज़, यानी कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिखे, और साथ में मल्टीप्लाई एक्स और वाई लिख लिए, इक्वल टू मैट्रिक्स के इक्वल टू के दूसरी तरफ जो कांस्टेंट टर्म है 5 और 8। यहाँ हम इनको अगर नाम दे दें ए, ये क्या है एक्स, और इक्वल टू ये क्या है बी। यहाँ से एक हमारे पास इक्वेशन बन जाती है ए एक्स इक्वल टू बी, यानी कि ए और एक्स को मल्टीप्लाई करें, ए एक्स इक्वल टू बी। अब हमने इन इक्वेशन में जब हम इनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, यानी कि एक्स हमारे पास क्या है और वाई क्या है। और एक्स और वाई की जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे, हमने जब इनको नाम दे दिए कि ए ये है, एक्स ये है और बी ये है, एक्स स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू हमें इस मैट्रिक्स से मिलेंगी। तो ये मैट्रिक्स जब हमारी ये इक्वेशन बन रही है ए एक्स इक्वल टू बी, तो ए एक्स इक्वल बी में यहाँ से हमने एक्स फाइंड करना है, तो एक्स यहाँ रखें और ए को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें,
ए वहाँ जाके जब डिवाइड होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें तो इन्वर्स बन जाएगा। तो डायरेक्ट आप लिख दिया करें, याद रख लें कि ए यहाँ है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ए इन्वर्स लिखेंगे, एक्स इक्वल ए इन्वर्स बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ए को यहाँ से शिफ्ट किया यहाँ बी के साथ, और ये भी याद रखना है कि इसको बी से पहले लिखना, पोजीशन देखनी है, जो पोजीशन इसकी यहाँ होगी, यानी कि अगर एक्स से पहले है तो वहाँ भी जाके ये बी से पहले लिखेंगे, तो एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी लिखेंगे। उसके बाद अब हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है, ए इन्वर्स और बी को मल्टीप्लाई करना और एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब ए इन्वर्स और बी को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ए इन्वर्स का पता होना चाहिए। हमारे पास मैट्रिक्स ए तो है, ये वाला मैट्रिक्स, और बी भी है, लेकिन ए इन्वर्स नहीं है। सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड कर लें। तो इन्वर्स के लिए स्टूडेंट्स हमें पता है कि दो चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है, डिटर्मिनेंट का और एडजॉइंट का। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। मैट्रिक्स ए जो हमने बनाया है, ये वाला मैट्रिक्स 3 -2 6 और -4, इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, 3 -2 6 -4। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डायगनल इंट्रीज़ को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद डायगनल के अलावा जो इंट्रीज़ हैं माइनस साइन यूज़ करके, तो जब इनको सॉल्व किया -12 + 12, तो इनका डिटर्मिनेंट जो आ गया है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में भी उस वीडियो में भी हमने देखा था कि जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो उसके इन्वर्स या सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ हम इन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से ही हम रिज़ल्ट कंक्लूड पहले कर लेते हैं कि जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया है तो इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता तो यहाँ से आगे इनको हम सॉल्व करेंगे। ये जो इसकी फर्स्ट यूज है, इसमें ये इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया, सो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए इनका सॉल्यूशन है जो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बस यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, इसका सॉल्यूशन आगे हम लेके नहीं जा रहे, क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ ज़ीरो आ गया तो इसका काम यहाँ ही एंड हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम कोई इसका और पार्ट देखते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए बल्कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, और आगे उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड मुकम्मल समझ आ जाएगा फिर। और इसी एक्सरसाइज 1.6 की जूज क्वेश्चन नंबर 1 जूज नंबर 3 है, x + y इक्वल टू 2, 3x + 7y इक्वल टू 4। सबसे पहले वही इक्वेशन लिख ली। अब इसके बाद इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये समझ लेंगे, ये इसका फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। अब इसका कोफिशेंट x के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है कि 1 है, y के साथ भी कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब क्या है 1, और x के साथ 3 है, 3 लिख लिया, y के साथ 7 और 7 लिख लिया। मल्टीप्लाई साथ क्या हो रहे हैं, x और y इक्वल टू 2 और 4 आगे। अब ये हमारा x a है, ये x है, और ये क्या है b है। ए एक्स इक्वल टू बी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हमने x फाइंड करना है तो x इक्वल टू ए इनवर्स b, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब यहाँ a हमारे पास क्या है, 1 1 3 7, ये वाला मैट्रिक्स, x है x और y, और b है 2 और 4। अब ये मैट्रिक्स लिखने के बाद हमने सॉल्यूशन की तरफ जाना है। सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिलेगा, इसमें हमने सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड करना होता है। तो ए इन्वर्स के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा 1 1 3 7 इक्वल टू, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डायगनली इंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 1 × 7 -3 × 1, तो ये आ जाएगा 7 - 3, और इसमें से माइनस करेंगे बाकी 4। अब यहाँ देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 4 आ गया है, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब जब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इसके लिए आप इसका एडजॉइंट फाइंड कर लें। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिख लिया। अब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करें कि डायगोनल एंट्रीज़ की जगह चेंज कर दें और इनके साइन चेंज कर दें। 7 1 और 1 आपस में रिप्लेस हो गए, और ये +1 -1 हो गया, ये +3 -3 हो गया, ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला हम जानते हैं कि 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए साथ मल्टीप्लाई, तो 1/4, 1/4 यानी कि ए इसका जो डिटर्मिनेंट था, और साथ एडजॉइंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स लिख लिया। अब इस ए इनवर्स को हम यहाँ तक ही रखते हैं, इसको यहाँ से आगे 4 को अभी हम डिवाइड नहीं करते, इसको एंड पे जाके करते हैं।
यहाँ भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो फ्रैक्शन की फॉर्म बन जाएगी। फ्रैक्शन की फॉर्म में फिर आगे हमें मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस वो आपके लिए थोड़ा मसला हो सकता है। तो लिहाजा यहाँ इसको आप डिवाइड ना करें, इस 1/4 को अभी आप बाहर ही रखें और एंड पे जाके कर देना है। अब हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। हमें चाहिए क्या था? ए इन्वर्स ही चाहिए था इस इक्वेशन के लिए कि x इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स आ गया, बी हमारे पास गिवन था। x इक्वल टू ए इन्वर्स बी में इनको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन ये जो जिसको नाम दिया था x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इक्वेशन वन में ए इन्वर्स की जगह ये जो अभी हमने ए इन्वर्स फाइंड किया ये पुट करेंगे, और बी की जगह ये वाला मैट्रिक्स पुट करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें इसमें x इक्वल कैपिटल X एज इट इज़ हमने लिख लिया, 1/4 7 -1 -3 1। ये जो हमने ए इन्वर्स अभी फाइंड किया है ये उसकी जगह लिख लिया सारा। ए इन्वर्स 1/4 7 -3 -1 1, ए इन्वर्स जो फाइंड किया उसकी जगह लिखा है, और 2 और 4 मैट्रिक्स बी है, यानी कि ए इन्वर्स और बी जो हमारे पास था उसकी जगह ये लिख लिया। उसके बाद x, इस x की जगह भी हमने मैट्रिक्स पुट कर लिया। ये x मैट्रिक्स किसके इक्वल था? x और y के इक्वल। इसकी जगह भी वैल्यू पुट कर लें, x y इक्वल टू 1/4। इनको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 7 2 से मल्टीप्लाई होगा। सेंटर में अभी इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो आगे हम स्पेस नहीं देंगे इसको। जब इसके कॉलम दो होते हैं तो स्पेस देते हैं, इसका कॉलम एक ही है इसलिए यहाँ फर्स्ट एंट्री, और यही इसकी इसी फर्स्ट रो की दूसरी एंट्री को जब करेंगे तो सेंटर में हम प्लस लिखते हैं, प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसकी दूसरी रो को इसके कॉलम से करें, -3 को 2 से करेंगे और 1 को 4 से। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, -1 को 4 से करेंगे तो -4, ये -6 प्लस 4। सिंप्लीफाई किया, 1/4 एज इट इज़ हम लिख रहे हैं, ये वहाँ ऊपर से लिखते आ रहे हैं 1/4। अब 14 में से 4 निकालना 10, -6 प्लस 4, इसको माइनस करेंगे -2 आ जाएगा। उसके बाद अब ये करें कि ये जो 4 यहाँ बाहर डिवाइड हो रहा है, इसको अंदर दोनों एंट्रीज के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा 10/4 -2/4। 10/4 को जब हम डिवाइड करेंगे इसको लिखेंगे 2 2 ज़ार 4 और 5 2 ज़ार 10, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5/2। इसको जब डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, इसका आ जाएगा -1/2। अब यहाँ से इसके आमने सामने वाली वैल्यू देखें, x के इक्वल क्या है 5/2, y के इक्वल क्या है -1/2, यानी कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आ गई है। तो इनको बाहर लिख लें कि x इक्वल 5/2, y इक्वल -1/2। यही इसका सोल्यूशन है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट को हम करते हैं क्रेमर रूल से, तो आपको क्रेमर रूल की भी समझ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, के सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें क्रेमर रूल को यूज़ करते हुए। तो क्रेमर रूल हमने वही एग्जांपल ले ली है, क्वेश्चन ले लिया है क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, x प्लस वाई इक्वल टू 2, 3x प्लस 7y इक्वल टू 4। अब सबसे पहले वही काम करेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, पहले इक्वेशन लिखनी है, फिर इक्वेशन लिखने के बाद मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म 1 3 1 7 x y 2 और 4। यहाँ तक काम वही है। यहाँ के बाद इसमें काम चेंज हो जाएगा। इन्वर्स मेथड में आपने देखा था कि हमने इक्वेशन बनाई थी कि x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ये मैट्रिक्स मेथड में किया था, इन्वर्स मेथड में। इस क्रेमर मेथड में, क्रेमर रूल में हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ से आगे ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ इनको नाम दें, ए इक्वल ये मैट्रिक्स लिख लें, ये मैट्रिक्स एक्स के इक्वल है, एक्स इक्वल टू एक्स और वाई, और ये मैट्रिक्स है जो इसको बी का नाम दे दें, बी इक्वल 2 और 4। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आपने इनको एज ए फार्मूला याद कर रख लें। आप ये दो फार्मूले आपने याद रख लेने हैं, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये वाला फार्मूला, क्योंकि हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्रेमर रूल में फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स इक्वल टू d1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, वाई इक्वल टू d2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ये दोनों याद रख लें और इनको फिर इस सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लिया करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इनमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, d1 डिटर्मिनेंट की, a डिटर्मिनेंट की, d2 डिटर्मिनेंट की, a डिटर्मिनेंट की, तो आंसर आ जाएंगे। तो वो लाने से पहले हम
डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब देखें डिटर्मिनेंट हम ए का तो फाइंड करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो ए डिटर्मिनेंट तो आ जाएगा दोनों के लिए, लेकिन ये जो D1 और D2 यूज़ होने ये नई चीज़ें हैं, ये हमें पहले खुद फाइंड करनी होंगी कि D1 मैट्रिक्स पहले बनाना होगा और D2 मैट्रिक्स बनाना होगा। ये बनाने का मेथड देख लें। इस क्रैमर रूल में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो सिर्फ यही है कि D1 मैट्रिक्स किस तरह बनाएंगे और D2 मैट्रिक्स किस तरह बनाएंगे, ये मैट्रिक्स बनाने के बाद फिर इनके डिटर्मिनेंट लेंगे। अब सबसे पहले हम D1 मैट्रिक्स लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स D1 मैट्रिक्स लिखने के लिए आपने याद रखना है कि जब हम D1 मैट्रिक्स लिखेंगे तो जो हमारा मैट्रिक्स ए होगा उसी में से लिखेंगे, और उसमें से जब लिखेंगे D1 मैट्रिक्स को जब लिखेंगे तो ए वाला जो मैट्रिक्स होगा इसका हम फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्योंकि D1 के लिए आप याद रखेंगे 1 है तो 1 कॉलम को छोड़ दें। इस 1 कॉलम को हम नहीं लिखेंगे, इस 1 कॉलम की जगह आप जो हमारे पास यहाँ इक्वल टू के दूसरी तरफ टर्म थी या दूसरा बी मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे। यानी कि ये इसको देखें तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ से हम ए का फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ से हम ये वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 और 4। ये देखें 1 और 3 हमने नहीं लिखा और 2 और 4 लिखा उसकी जगह, और ये 1/7 एज इट इज़ लिख लेंगे 1/7, यानी कि 2147 ये नया मैट्रिक्स बना, इसको हम नाम देंगे D1। तो D1 के लिए क्या याद रखना है कि ए मैट्रिक्स में से पहला जो कॉलम होगा, क्योंकि D1 के लिए आप याद अगर 1 है तो पहला छोड़ेंगे, 2 है तो दूसरा छोड़ेंगे, तो D1 के लिए पहला छोड़ेंगे और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखेंगे 2 4 यहाँ लिख लिया और दूसरा इसका कॉलम एज इट इज़ लिख लेंगे, ये D1 मैट्रिक्स आ गया। और D2 जब लिखेंगे तो D2 भी यहाँ ए से लिखेंगे। अब D2 है तो D2 के लिए अब इसका दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो इस दूसरे कॉलम की जगह हमने ये वाला लिख लेना है 2 और 4, यानी कि जो बी मैट्रिक्स है ये इसके दूसरे कॉलम की जगह लिख लेंगे। फर्स्ट इसका उसी तरह लिखेंगे आप D2 में 1 3, ये देखें 1 3 एज इट इज़ लिख लिया, और ये 1 7 की जगह हमने क्या लिख लिया 2 और 4। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अगर कोई स्टूडेंट इसमें मिस्टेक ना करे, ये अच्छी तरह लिख ले तो फिर इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं हो सकती और बहुत ही आसान तरीका है। फिर इसके बाद देखिए हमें इन इक्वेशन के लिए 3 डिटर्मिनेंट चाहिए, एक ए का, D1 का और D2 का। और सबसे पहले आप ए का फाइंड कर लें, ए का फाइंड कर लें तो ए का डिटर्मिनेंट हमें ये बताएगा, अगर ज़ीरो आ जाता है तो वहाँ से हम इसका सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, अगर ए का ज़ीरो नहीं आता तो सोल्यूशन आगे भी इसका जाएगा। फिर तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें, मैट्रिक्स है ये वाला है, इसका डिटर्मिनेंट पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा 1 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, जब मल्टीप्लाई किया तो इसका 7 में से 3 को माइनस करें 4 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट, इसलिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब करेगा तो अब आपको D1 और D2 के भी डिटर्मिनेंट चाहिए। D1 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, उसी तरह मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, डायगोनल को मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, ये D1 का डिटर्मिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट देखें D2 का भी डिटर्मिनेंट एज इट इज़ फाइंड करना है कि D2 मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई किया, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाएगा, ये D2 का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ये जो हमने 3 तरह के डिटर्मिनेंट निकाले हैं ए, D1, D2, ये हमने जिन इक्वेशन को नाम दिया था 1 और 2 का, यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन है, जो फार्मूले हमने लिखे थे x इक्वल टू D1 डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, D2 डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इन इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट कर लें तीनों डिटर्मिनेंट्स की। Putting the values of A determinant, D1 determinant and D2 determinant in equation 1 and 2, कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों में पुट करें। जब 1 में करेंगे x इक्वल टू 10, ये 10 किसकी जगह आया है D1 डिटर्मिनेंट की जगह, और डिवाइडेड बाई 4 ये A डिटर्मिनेंट, फार्मूला हमारा ये था, यहाँ दोबारा मैं लिख लेता हूँ, x इक्वल टू D1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और D1 की जगह 10 आ गया और ए की जगह 4 आ गया। इसी तरह y वाला फार्मूला था हमारा D2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो उसकी जगह -2 D2 की जगह और 4 ए डिटर्मिनेंट की जगह आ गया। अब इनको डिवाइड करें, 2 2 ज़ार 4 और 5 2 ज़ार 10, 5/2, ये -2 और 4 डिवाइड होंगे तो -1/2। अब ये हमने वही पार्ट किया था जो हमने इन्वर्स मेथड से किया था। देखें स्टूडेंट्स कि इन्वर्स मेथड से जो हमारे आंसर आए थे वो भी यही थे, और जो क्रैमर रूल से आए हैं वो भी यही हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है कि सोल्यूशन
जो हम जिस तरीके से भी हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, सोल्यूशन का आंसर जो होगा वो एक ही होगा, यानी कि सेम होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। मेथड में देखा आपने चेंजिंग है कि इन्वर्स मेथड और तरीके से किया जाता है और क्रैमर रूल में थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम हल करते हैं। तो ये दोनों मेथड स्टूडेंट्स आपने करने हैं। ये इसका क्वेश्चन 1 है। बुक में जो क्वेश्चन 1 लिखा है वो यही लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस या सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड एंड देन क्रैमर रूल। कि अब वहाँ आपके 5 पार्ट हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के 5 जुज़े हैं कि उन 5 जुज़ों को आपने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से भी करना है और फिर क्रैमर रूल से भी करना है। यानी कि 5 के 10 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, कि 5 क्वेश्चन आपने एक बार करने हैं मैट्रिक्स मेथड से और फिर वही 5 दोबारा आपने किस से करने हैं, क्रैमर्स रूल से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और फिर भी अगर कहीं किसी को मसला है तो वो दोबारा मुझसे पूछ सकता है। तो एक इसका मैंने फोर्थ पार्ट लिखा है। फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, शुरू में इक्वेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में दी थी, इनको थोड़ा सा मैंने सॉल्व करके आपके लिए रख लिया है। यहाँ से फिर आगे आपने खुद सॉल्व कर लेना है। अब फोर्थ पार्ट है इसका, एक्स ओवर 4 प्लस वाई ओवर 2 इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है एक्स ओवर 2 माइनस वाई ओवर 4 इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आपने क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है और मैट्रिक्स मेथड से भी करना है। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशन के देखें, प्लस और माइनस हो रही है, तो सबसे पहले इन फ्रैक्शन की फॉर्म है तो इनको हम ये करेंगे कि इसको आप एलसीएम लेके ऐड करें। 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम और ऊपर हमारा देखिए, अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म लें, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, एक्स ओवर 4 मल्टीप्लाई करेंगे इससे एलसीएम से 4 से, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स को हमने यहाँ लिख लिया, आगे प्लस है तो प्लस लिख लिया, आगे 2 वाई कैसे आए। अब देखें सेकंड टर्म है हमारे पास वाई ओवर 2 मल्टीप्लाई, अगर हम इसको करें किससे, एलसीएम से, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 और वाई को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 वाई, एक्स प्लस 2 वाई डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3। अब ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएँ तो वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x प्लस 2 वाई, ये वह ऊपर वाला लिख लिया, और ये 4 यहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 12। अब ये इक्वेशन बन गई है। और इसकी जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4, फिर इनको जब सॉल्व करेंगे 2x माइनस वाई ओवर 4 इक्वल टू 1, फिर इस 4 को यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये जो दो इक्वेशन बनी है, इन दोनों इक्वेशन को आपने फिर सॉल्व करना है। यानी कि इन इक्वेशन को पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसको आपने क्रैमर रूल से भी करना है और इन्वर्स मेथड से भी करना है। तो 5 पार्ट हैं स्टूडेंट इसके। तो मेथड 2 हैं, तो दोनों मेथड से करेंगे तो टोटल इसके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये 10 के 10 आपने करने हैं। और इनमें से जिनमें जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का हमने चेक कर लिया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आ जाता है, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता कि एक्स और वाई की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो जिनमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आ जाएगा तो ये आपने लिखना है कि इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और जिनमें ज़ीरो नहीं आएगा तो उनका सोल्यूशन आगे हम फाइंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।